पहले आप सभी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, आज हम लोग 3 जनवरी 2026 को इकट्ठे हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाने के लिए। इन्हीं के उपलक्ष्य में कुछ हम आपको बताएंगे, जानकारी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि मालूम है, जो माता सावित्रीबाई फुले थी वो हमारे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हुई थी। तो इनके बारे में बताते हैं। पहले इन्होंने एक बात कही है लड़कियों के लिए, ज़्यादातर इन्होंने लड़कियों के लिए किया है, वैसे तो पूरे देश के लिए किया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। जैसे इन्होंने एक बात कही है कि चौका बर्तन से बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। इस तरीके से लड़कियों को समझाने की कोशिश की है इन्होंने, ठीक है। जैसे कहा है कि चौका बर्तन से बहुत ज़रूरी पढ़ाई। चौका बर्तन जो है ये तो मतलब सेकेंडरी काम है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर आपकी पढ़ाई लिखाई है। क्योंकि यदि पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो चौका बर्तन जो है वो तो आप अपने जीवन में करोगे ही करोगे अपने लिए, ठीक है। ये तो अपनी आवश्यकता के लिए भोजन पकाना ये तो करना ही है तुम्हें, लेकिन मेन चीज़ है पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इनकी बात को, जीवनी को। जैसे कि आपको मालूम है 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म पुणे के नए गांव में माली परिवार में हुआ था। 3 जनवरी 1831 पुणे जिले के नए गांव माली परिवार में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है तुम्हें। और उसके बाद में 9 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह ज्योतिबा राव फूले के साथ में हुआ। उस समय ज्योतिबा राव फूले की उम्र जो थी 13 वर्ष थी और इनकी उम्र थी 9 वर्ष, यानी सावित्रीबाई फुले माँ कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष की, और ज्योतिबा राव फुले 13 वर्ष के। अब इतनी छोटी सी उम्र में इन लोगों की शादी हो गई। और ये शादी से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी से पहले बिल्कुल पढ़ी लिखी ये नहीं थी। ये पहली महिला भारत की पढ़ने लिखने वाली बनी। और इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और उसके बाद ज्योतिबा राव फुले इनके शिक्षक बने। पति थे और इनके शिक्षक भी बने। इन्होंने पढ़ाई लिखाई उनकी करवाई। उन्होंने देखा कि मेरी जो पत्नी है वो मतलब थोड़ा उनका जो दिमाग है वो थोड़ा एक्टिव रहता है। जैसे कि जो ज्योतिबा राव फुले थे वो अपनी किताबों को पढ़ा करते थे अपने घर में और उसके बाद में अपने खेतों में काम भी किया करते थे। तो उन्होंने देखा तो उनको भी पढ़ने की इच्छा हुई जागृत। सावित्रीबाई फुले को पहली लेडीज थी, पहली लड़की थी। तो ज्योतिबा राव फुले ने देखा कि इनका मन पढ़ाई में लगता है, हमें लग रहा है कि ये पढ़ सकती हैं। विचार आता है, किसी भी काम को करने से पहले हमारे अंदर क्या आता है? विचार। तो वैसे सावित्रीबाई फुले के अंदर विचार आया, ज्योतिबा राव फुले के अंदर विचार आया कि हम अपनी पत्नी को पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पहले 1-2 बार घर में पढ़ाया, थोड़ा कोशिश किए। 9 साल की थी, अब बच्चा 6 साल में जाता है स्कूल में, तो 3 साल ओवर हो गया था, लेकिन पढ़ाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जैसे कि तुम लोग उतावले रहते हो, आजकल के लड़के लड़कियां देखो उतावले रहते हैं इधर उधर अनेक कार्यों में, और उन लोगों की इतनी छोटी उम्र में भी शादी हुई, उसके साथ में कार्य करने के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। और जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उनके मम्मी पापा जो थे, किसके मम्मी पापा? ज्योतिबा राव फुले के मम्मी पापा, उन्होंने इसका विरोध किया कि आप इस लड़की को यानी बहू को पढ़ा नहीं पाओगे, यदि इसको पढ़ाओगे तो हमें गाँव के जो लोग हैं ताना देते हैं कि तुम्हारा लड़का बहू को पढ़ाता है, ये मतलब समाज से विरोध है, अलग काम कर रहा है, ये गलत है, हम तुमको समाज से निकाल देंगे। ये लोग दूसरे कह रहे थे, उनके समाज के लोग, बाकी जो अपर जाति के लोग होते हैं जिसे लोग मानते हैं। बाकी तुमको मालूम है कि हम तो किसी भी जाति को अपर नहीं मानते हैं, हम सिर्फ व्यक्ति के कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इन्होंने देखा कि इनके मम्मी पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी पापा जब मना करते थे तो ये घर में नहीं पढ़ा है, 2-4 बार पहले पढ़ाया फिर बंद कर दिया इन्होंने घर में पढ़ाना। फिर ये खेतों में काम किया करते थे। ज्योतिबा राव फुले जो अपने खेतों में काम करते थे, क्योंकि माली थे, माली समझ लो किसान की तरह ही। जैसे कि किसान जो आदमी है वो अपनी अनेक प्रकार की फसल तैयार करता है, और माली जो होता है वो ज्यादातर अपनी फुलवारी की खेती करता है और उसको तैयार करके फूलों को बेचता है, यही तो माली का काम होता है। तो ये अपने खेतों में काम किया करते थे और वहां पर इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले खाना लेके जाती थी इनके लिए। जैसे कि आज भी आप लोग देखते हो हमारी माताएं चाची वगैरह जाती हैं खाना लेके, उसी तरीके से ये जाती थी अपने पति के लिए खाना लेकर। तो वहां पर कुछ समय निकाल के घंटा, आध घंटा, 2 घंटा चुपके से छुप कर वहां फिर इनको पढ़ाया करते थे। 0 से छोटा बड़ा सा सिखाया और इनको हिंदी जो भी मतलब भाषाएं थी, लगभग 6 भाषाओं का इन लोगों को ज्ञान हो गया पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे। इस तरीके से ये पढ़ गई और पढ़ने के बाद में इन्होंने कहा कि अब हम लोग तो पढ़ गए हैं आपस में, फिर उसके बाद में हम अपने समाज के सभी बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। आप हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान है यदि उसका दिमाग विकसित है
तो वो अपना भला तो चाहेगा ही चाहेगा, लेकिन अपने भले के पीछे पहले दूसरे का भला चाहेगा। अब वहीं से इन्होंने शुरुआत कर दी दूसरे बच्चों को पढ़ाने की। इससे पहले कोई लड़की नहीं पढ़ सकती थी इंडिया में, चाहे वो ब्राह्मण की लड़की होती, चाहे वो कितनी भी बड़ी जात की लड़की होती, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और लड़कियों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होता था, छोटी उम्र में शादी, जैसे कि आपको मालूम ही नहीं कि 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। अब 9 वर्ष कितनी छोटी उम्र होती है। अब उसमें फिर लड़कियों का शोषण किया जाता था। शोषण का मतलब तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। शोषण का मतलब उसके शरीर पर चोट लगना या अनेक प्रकार की चीज़ों से उसको प्रताड़ित किया जाता था लड़कियों को। और अगर किसी का पति मर जाता था तो उसको विधवा कह दिया जाता था और दूसरी शादी वो लड़की नहीं कर सकती थी। और उसमें सती प्रथा चलती थी, मतलब उसका पति मर गया तो जबरदस्ती लड़की को उसके पति की चिता पर बैठा दिया जाता था, जिंदा उसको जला दिया जाता था। ऐसी अनेक प्रकार की ये कुरीतियां चलती थी, इनको हम कुरीतियां ही कहेंगे, कुकर्म ऐसे चलते थे। एक व्यक्ति था, वो किसी के साथ भी संबंध बना सकता था, किसी के साथ शादी कर सकता था, लेकिन वो करता कुंवारी लड़की के साथ में शादी। और जो कुंवारी लड़की मान के चलो शादी हो गई 10-12 साल की, 15-16 साल की लड़की, लेकिन उसका पति किसी तरीके से मर गया है तो उतनी पूरी जिंदगी वो कैसे जीवित रह पाएगी, ये बात ना सोचकर उसको छोड़ दिया जाता था, या तो उसको सती प्रथा लागू कर दिया जाता था। और ऐसा किया जाता था कि जो लड़की के पहले मर जाता था अगर सती प्रथा के बाद में, फिर उसके जो बाल को घोट दिया जाता था, मतलब उसको खूबसूरत की बजाय बदसूरत बना दिया जाता था कि कोई भी व्यक्ति इसको देखे ना। जैसे कि आपको मालूम है, जब व्यक्ति किसी लेडीज लड़की को देखता है या कोई भी अच्छी चीज को देखता है तो उसका मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, होता है कि नहीं। इसी तरीके से तो वो ऐसा हालत उसका कर देते थे लड़की का कि उसकी तरफ कोई देखना भी पसंद ना करे। और जो बड़े बड़े कास्ट के लोग थे वो अपनी खूब मनमानी चलाते थे। तो अब इन लोगों ने पढ़ लिख कर क्या किया कि अब हम लोग भी लोगों को पढ़ाएंगे। इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। अब बहुत से तो जो इनकी ही बिरादरी के लोग थे वही नहीं आते थे पढ़ने, लेकिन जब आप कोई भी काम करोगे तो 100 में 1-2 तो आपके सपोर्ट में आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, लमसम 2 साल से हम ये स्कूल की स्थापना किए हैं, जब से लोग कितना पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ तो लोग हैं जैसे कि तुम लोग हो हमारे साथ, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ लोगों के साथ हैं हमारे। तो इसी तरीके से इन लोगों ने स्टार्ट किया, 2 ही लोगों ने, इनके पति ज्योतिबाराव फूले और ये स्वयं माता सावित्रीबाई फूले। इन लोगों ने पहले पढ़ाना स्टार्ट किया। इसी तरीके से कहीं बच्चे मिल जाए बैठा के पढ़ाने लगे, मतलब कोशिश अपनी करने लगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने ही जन्मदिन पर 3 जनवरी और 1848 में 3 जनवरी 1848 में अपने ही क्षेत्र पुणे में प्रथम स्कूल की शुरुआत कर दी। एक स्कूल इन्होंने अब खोल दिया और वो सिर्फ खोला है लड़कियों के लिए, क्योंकि इससे पहले लड़कों के लिए तो स्कूल खुले थे लेकिन लड़कियों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं थी। तो पहला स्कूल इन्होंने खोला है 3 जनवरी 1848 में पुणे जिले में, जहां पर इनका स्वयं का क्षेत्र था। और पहली बार मतलब वहां पर इनके नामांकन हुए, प्रवेश हुए, एडमिशन हुए 9 लड़कियों के। कितने हुए? 9। पहले तो ऐसे पढ़ाती रहीं, अब इन्होंने स्कूल खोल दिया, 9 लड़कियों ने एडमिशन कराया, उनको ये पढ़ाती रहीं। और इसी तरीके से बहुत से लोग इनसे प्रभावित होने लगे, हमारे जैसे लोग तो प्रभावित होने लगे, तुम्हारे जैसे बच्चे भी प्रभावित होने लगे। तो उसमें इन्होंने 1 साल में, उसी 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर 5 स्कूल की स्थापना की पुणे में, अलग अलग स्थानों पर। इन्होंने कहा कि अब नहीं, क्योंकि इन्होंने पढ़ाया 2-4 साल पहले पढ़ाते रहे 10-5 साल, फिर उन्होंने अपने ही बच्चों में से होशियार बच्चों को सेलेक्ट किया और अपने साथ किया। और एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम है उस्मान खां। कौन था? शेख उस्मान खां। और उसकी बहन थी फातिमा। उसकी बहन कौन थी? फातिमा। उस्मान शेख और बहन फातिमा ने भी इनका सहयोग किया। 2 लोग वो भाई बहन और ये 2 लोग पति पत्नी, 4 लोग हुए। चारों ने मिलकर, और भी इनके 2-1 छात्र हो सकते हैं, तो इन लोगों ने 2-4 लोगों ने मिलकर 5 स्कूल की स्थापना की 1 साल के अंदर, सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने के लिए। अब लड़कियों को ये पढ़ाने लगे। जब ये लोग पढ़ाने जाते थे अपने घर से दूसरी जगह पर, जैसे कि हम लोग अपने घर से दूसरी जगह यहाँ पर आते हैं, तो इसी तरीके से जब ये अपने स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो लोग इन्हीं के जाति के, समझ रहे, इन्हीं की जाति के, इन्हीं के समाज के लोग इनके ऊपर कीचड़, गोबर, अनेक प्रकार की गालियां, मिट्टी, कूड़ा, अनेक प्रकार से इन्हें परेशान करते थे, इनके ऊपर डालते थे। तो ये इन्होंने कार्य करना नहीं छोड़ा। तो ये लोग कैसे कार्य करते थे? ज्योतिबाराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले एक मतलब अपनी साड़ी, मतलब दोनों लोग अपनी एक ड्रेस अंदर बैग में या किसी भी तरीके से छिपाकर ले जाते थे, और एक जोड़ी जो कपड़े पहन के जाते थे वो तो बिल्कुल बेकार कर देते थे। जो इनके मतलब जाते थे, जिधर से लोग रहते हैं आपको मालूम, वो बेकार कर देते थे कूड़ा करकट डाल कर। तो वो जाकर वहां पर चेंज करती, फिर वो सही से कपड़े पहनती, फिर बच्चों को पढ़ाती, फिर से गंदे कपड़े पहनकर अपने घर जाती। तो इसी तरीके से इनका सिस्टम चलता रहा। और ये हम बता दें, ये जो अंबेडकर हैं, अंबेडकर से पहले के ये लोग हैं,
समझ रहे हो? अंबेडकर से पहले के ये लोग हैं और अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने भी इनको, ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना है, इनको अपना गुरु माना, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज्यादा कुछ सिखाया लोगों को, तो उन्होंने अपना गुरु मान लिया इनको। जैसे कि आपको मालूम है एकलव्य ने चाणक्य को गुरु माना था कि नहीं माना था? तो इसी तरीके से अंबेडकर ने इनको अपना गुरु मान लिया। इन्होंने पढ़ाया नहीं उनको, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उन्होंने अपना गुरु इनको स्वीकार कर लिया और इसी तरीके से इनका जीवन चलता रहा। और ये बच्चों को पढ़ाती रही, पढ़ाकर इन्होंने बहुत समाज में स्कूल खोले, लमसम 150 स्कूल की स्थापना इन्होंने कर डाली 10-20 सालों में, पढ़ाते पढ़ाते। और एक बार ऐसा मतलब जैसे कि अभी कोरोना आया था कुछ समय पहले, इसी तरीके से एक वायरस आया जिसका नाम था प्लेग वायरस चला। और प्लेग वायरस की चपेट में माता सावित्रीबाई फुले भी आ गई और इनकी मृत्यु हो गई, आपको बताएं 10 मार्च 1897 में। कब मृत्यु हुई इनकी? 10 मार्च 1897 में प्लेग की चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई और ये मर गई, यानी इनका स्वर्गवास हो गया। और इन्होंने पूरा जीवन अपना लड़कियों की और जो भी हमारे बहुजन समाज के या ओबीसी समाज के लोग हैं, या मतलब हर समाज के लिए इन्होंने बहुत अनेक अच्छे अच्छे कार्य किए। यदि भारत में इनका जन्म नहीं हुआ होता तो आज से पहले जैसे 200-400 साल लड़कियों की हालत थी, वैसे ही आज भी तुम्हारी हालत होती, कोई सुधार नहीं होता। तो इसीलिए इनको याद रखना है कब क्या इनका हुआ है, सारी चीजें, इनका इतिहास आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो तुम्हें दिक्कत होगा, क्योंकि तुम्हें जिस युग में जी रही हो, इस युग के लाने के लिए इन्होंने पता नहीं कितना अपना मतलब मेहनत किया है और अपने कितने कष्ट झेले हैं। तो इनके कष्टों को, आपको इनके बलिदान को बेकार नहीं जाने देना है। हम तभी आपको समझाते हैं कि हमेशा कोई भी गलत काम ना करो और हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर रहो। हमेशा हम आपको यही राय देते हैं कि अभी तो आपको लग रहा है कि ये बढ़िया है वो बढ़िया है, लेकिन कुछ नहीं बढ़िया है। आप हमेशा याद रखो, क्योंकि जो भी आपके पड़ोसी हैं या कोई भी है वो आपका बिल्कुल भला नहीं चाहता है। क्योंकि भला नहीं चाहता, क्योंकि उसकी बुद्धि खुद नहीं विकसित है। वो तुम्हें क्या ज्ञान देगा? तुम्हें ज्ञान देगा भी तो अधूरा ज्ञान देगा, उसको खुद नहीं मालूम है। और अधूरा ज्ञान तुम्हें मालूम है लोगों को नाश कर देता है, बेकार कर देगा। हम ये नहीं कहता हम ही बहुत बड़े होशियार हैं, हमसे बहुत बड़े लोग होशियार हैं, लेकिन बात आप किसी की ना मानो, ना मेरी मानो, ना दूसरे की मानो। आप बात मानो अपने मम्मी पापा की, अपने दिल की। एक बार हाथ रख के देखो इस पे, जो तुम गलत काम करने जा रहे हो क्या तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है? अगर दिल गवाही नहीं दे रहा है, एक बार तुमको मना करे कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, तो मत करो। और ऐसा सबके साथ में होता है, थोड़ा महसूस करना, फील करना तो गलत नहीं होगा। बस अपने मम्मी पापा का बात मानो और उनसे देखो, सीखो कि क्या करते हैं। बाकी जो ये महान पुरुष, महान महिलाएं हुई हैं, इनको हमेशा याद करके अपने आगे की ओर बढ़ते रहो और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करते रहो। आज देखो हमने मैसेज किया, लोग नहीं आए, मैसेज किया हमने, लोग नहीं आए। हमारी बातों को लोगों को सुनना नहीं है। जब आप सुनोगे नहीं, जब आप अपने महान पुरुषों के बारे में जानोगे नहीं, किसने कितना तकलीफ झेला है, कष्ट झेला है, तो तुम उनकी तरह नहीं कोशिश करोगे करने की। अब जब कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम उनकी तरह नहीं बन पाओगे, बिल्कुल नहीं बन पाओगे। तो ये है कि आपको मेहनत करना है। और यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने भी एक बात कही है हम लोगों के लिए। उन्होंने कहा है, इसको ध्यान से सुनना, कि विद्या बिन मति गई, विद्या बिन मति गई और मति बिन गति गई, और नीति गई और गति गई, और नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र हुआ, बिना विद्या के इतने अनर्थ हो गए। मतलब विद्या, शिक्षित लोग नहीं थे हम लोग, अब भी ज्यादा शिक्षित नहीं है, और पहले तो बहुत ही कम संख्या थी। तभी लोगों ने, अपर जाति के लोगों ने हम लोगों को अपना शिकार बनाया, गुलाम बनाया। जब आपके पास विद्या होती, शिक्षा होती, विकास आपका दिमाग का सही से होता, तो आप लोगों के गुलाम नहीं बन पाते और ना बनोगे। यदि तुम में से कोई भी सही से शिक्षित हो जाएगा, हमारी बात को मान लेगा, जब वो हमारी तरह जवान होगा या हमसे भी आगे जाएगा, हम तो यही चाहते हैं कि हमसे आगे तुम लोग सभी लोग जाओ, तो तुमको ध्यान आएगा कि नहीं गुरुजी सही कह रहे थे। यदि बुद्धि का विकास सही है तो आज तुम्हें मालूम होगा, अगले जब टाइम तुम्हारा आएगा उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये बात सही है। इसीलिए तुम्हें सही से पढ़ना है। इन्होंने इसीलिए ऐसे अच्छे अच्छे बातें कही हैं। इनकी किताबों को पढ़ो, इनके बारे में पढ़ो, जब तुम्हें मालूम होगा। लेकिन तुम्हें अभी इनकी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आवश्यकता हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग जो तुम पढ़ रहे हो उसको पढ़ चुके हैं। हमें तुम्हें प्रेरित करना है, तो हम लोग इनकी किताबों को पढ़ के, इनके बारे में पढ़ के, जानकर तुम्हें खुद शॉर्ट शब्दों में बता देंगे, शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा और तुम अपने सिलेबस पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी वो चीज जरूरी है और हमारे लिए भी ये चीज जरूरी है। क्योंकि हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तो तुम्हें कैसे बताएंगे? बाद में तुम्हारा टाइम आएगा, हमारे जैसे बन जाओगे, फिर तुम दूसरे को बताओगे, जब ही जाकर हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। तो हमेशा याद रखना, इन्होंने ही हमारे पढ़ाया लिखाया सब कुछ हमारे लिए। इतनी सुविधाएं जो हमें मिल रही है, तुम लोग बैठे यहां पर हो, इन्हीं की देन है।
अगर ये अपने जीवन में कष्ट नहीं झेलती तो कुछ भी नहीं पढ़ पाती। लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, इतना दुर्दशा होता था लड़की का, कुछ कह नहीं सकते। अगर बहुत ज़्यादा शब्दों में बताएंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने कहने वाले शब्द नहीं हैं। इतनी दुर्दशा लड़कियों की जाती थी पहले के समय में। ये तब पता चलता है जब हमें मालूम चला, जब इनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा। और इतिहास में सारी चीज़ें तो गलत नहीं हो सकती हैं, कोई चीज़ लिखी जाती है और जबकि हमारा जो समाज है, हमारे ही लोगों के और मतलब हटा के अपने लोगों के बारे में इतिहास में ज़्यादातर लोगों ने लिखा है। जो हमारे लोगों के एक दो लोग हैं, ओबीसी एससी, मतलब जो भी लोग हैं, बाकी हम किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सभी जाति धर्म अच्छे हैं, लेकिन वो जब एक दूसरे को अपने समान माने तो। अगर अपने समान जो जाति धर्म नहीं मानता है तो उसे हम जाति धर्म नहीं मानते, वो ठीक नहीं है। एक जाति हो या अनेक जाति हो, लेकिन सबको एक समान होना चाहिए, एक इंसानियत की जाति होनी चाहिए। तो इन्होंने हमें यही पाठ पढ़ाया है हमेशा, इंसानियत का, कि अपने कर्म पर भरोसा रखो। और इन्होंने देखा कि हमने आपको थोड़े से शब्दों में बताया कितना मेहनत किया है, तो इन्होंने कुछ चीजें हासिल कर पाई हैं। तो यदि हम उस दौर में इन्होंने इतना मेहनत कर लिया और इतना सफलता पा ली, यदि हम लोगों को तो बहुत कुछ मिला है। अगर इस अपने स्थान पर रहकर आपने कुछ नहीं कर पाया, इस जमाने में कुछ नहीं कर पाया, तो समझ ले तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है। फिर जन्म मिला है तुम्हें, फिर बेकार है, जानवर से भी बेकार तुम्हारा जीवन है। कितने भी गरीब हो, कितने भी कुछ भी हो, तुम्हें मौका मिल रहा है पढ़ने का तो उसे अपने खूब ईमानदारी से पढ़ो। जिसे मौका नहीं मिलता है तो उसकी तो बात छोड़ो। अब बताओ, 9 वर्ष की उम्र में शादी होकर बाद में पढ़ाई पूरी की और पढ़कर इतनी अच्छी शिक्षिका बन गई कि पूरे देश को उन्होंने संभाला। तो आप क्या सिर्फ अपने आप को नहीं संभाल सकते हो, जिसने पूरे देश को संभाल लिया, और आपसे कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को संभाल लो? तो फिर यदि आप नहीं संभालोगे तो आपका जीवन बेकार होगा, आपके मम्मी पापा का जीवन बेकार होगा, सब कुछ तस नस हो जाएगा। तो इसीलिए बारंबार कह रहे हैं कि अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने सिलेबस पर ध्यान दो और पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा कर ध्यान दो। जो चीज तुम देख रहे हो उससे बेस्ट तुम्हें आगे मिलने वाली है, ये तुम्हें हम बता रहे हैं। 100% मिलेगी तुम्हें, बस अभी थोड़ा सा सब्र रखो। 2-4 साल का जब तुम्हारा पूरा टाइम हो जाएगा, आपने एक कहावत सुना है, समय से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो बात कुछ हद तक वो सही है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा समय आएगा नहीं, जब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और ईमानदारी से पढ़ो। किसी भी चीज में डाउट है तो उसको डाउट को क्लियर करो, हम लोगों से पूछो, बार बार पूछो, बताया जाएगा। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकसित रहो, ध्यान रखो और पढ़ो लिखो। और अपने मम्मी पापा को कभी भी मत दुख दो। अगर कोई भी बात वो गलत कहते हैं तो सुन ले उनकी, समझा सकते हो तुम उन्हें, लेकिन डांट नहीं सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में उनसे बात नहीं कर सकते हो, ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं कर सकते हो। हमेशा सीधे बन के बात करो। फिलहाल बात तो तुम्हें किसी से भी ऊंची आवाज में नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें हम लोग बताते हैं, इनको अगर आपने अपने जीवन में अपनाया तो आप एक दिन बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन के समाज में आओगे और समाज को हमसे भी ज्यादा जागृत करोगे और अच्छा कर पाओगे। और यही है मतलब अंतिम लाइन की अपने शब्दों को विराम देता हूं। और तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो और इधर उधर की बातों को छोड़कर अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।